तो गुड इवनिंग एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग कार्टरेट टेक कंपनी के बारे में पूरा कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको एक पूरा ब्रीफ बैकग्राउंड दे देता हूँ कि क्या चल रहा था और हमें किस तरह से देखना है, ठीक है। तो ये जो कंपनी है, आप देखेंगे ना, एक जनरल जो पहले जो परसेप्शन है मैं उसके बारे में बात कर लेता हूँ। ऐसा लोग कहते हैं या फिर जितने भी आप कॉन्कोर्स देखेंगे उसमें एक थॉट प्रोसेस ये रहता है कि जब जो हमारे ऑटो मेकर्स हैं उनका डिमांड अच्छा होगा तो वो एडवर्टाइजमेंट कम करेंगे। तो अकॉर्डिंगली जो कार्टरेट कंपनी है इसके प्लेटफॉर्म पे कम एडवर्टाइजमेंट होगा और इनका रेवेन्यू कम हो जाएगा। और केस टू ऐसा होगा जब आपकी मतलब डिमांड में कमी होगी तो कार जो आपके ओईएम्स है या फिर जो आपके डीलर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स हो वो अपने ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट करेंगे ताकि उनकी मोर प्रोडक्ट सेल हो। सो या ये करेक्ट चीज़ है, बट आप भी सोचिए सिर्फ यहीं पे हमारी थॉट प्रोसेस मतलब हमारी तो थॉट प्रोसेस यहीं पे रुकनी नहीं चाहिए। आप देखेंगे ना, आप ये सोचिए कि जो पूरी जो एडवर्टाइजमेंट का जो सिनेरियो चल रहा है हमारे कंट्री में, है ना। आपको जैसे मैंने कुछ एग्जांपल्स भी अभी कोट किए थे मैंने ट्वीट में। तो जैसे आपके टिप्स म्यूजिक है वो भी कहता है कि जो डिजिटल एडवर्टाइजमेंट है वो काफी बढ़ रहा है ना। आप उस कंपनी को देखिए, ब्लू स्टोन ज्वेलरी जो है वो कैसे टारगेटेड एडवर्टाइजमेंट करता है ना, वाया जो कुकीज वगैरह होते हैं उनके वाया। तो सिमिलरली जो पूरा एडवर्टाइजमेंट का जो मेथड है ना, मतलब कहने का मतलब ये है कि चलो माना कि जो कंपनी है ओईएम्स है उनका जो परसेंटेज ऑफ एडवर्टाइजमेंट है वो कम हो जाएगा, बट ऑलरेडी जो एडवर्टाइजमेंट पे कॉस्ट होता है किसी कंपनी का तो सिंगल 1 या 2% के आसपास ही होता है ना। तो उसमें वो कितना कम करेंगे। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि जो एक इंडस्ट्री में शिफ्ट हो रहा है एडवर्टाइजमेंट का, वो आपका जो फिजिकल मेथड्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट थे, जो पहले का आपके एडवर्टाइजमेंट के मेथड्स थे, वो जैसे मान लीजिए टीवी पे लोग एडवर्टाइजमेंट करते थे या फिर बिल बोर्ड्स लगाते थे, है ना। जो इस तरह के मेथड्स थे आज वो चेंज होके उसका जो पूरा एडवर्टाइजमेंट का मेथड है वो आपका शिफ्ट होके आ रहा है किस पर, डिजिटल में शिफ्ट होके आ रहा है। तो जो कार्टेड कंपनी है इसको हमें उस एंगल से तो देखना ही है कि किस तरह ओईएम्स के डिमांड सप्लाई में किस तरह गैप रहती है, उसके कारण इनके रेवेन्यू आते हैं। एट द सेम टाइम आपको जो ओवरऑल पर्सपेक्टिव है कि जो जो मार्केटिंग का जो ट्रेंड चेंज हो रहा है वो कैसे बदल रहा है ना। अगर हम उसको भी अपने ध्यान में रखते हुए इस कंपनी को देखेंगे ना तो हमें एक और बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। तो इसी कंटेक्स्ट में जब आप देखेंगे ना, आज से 1 महीने पहले जब सितंबर के एंड में नवरात्रि के पहले जो जीएसटी कट्स वगैरह अनाउंस हुए थे, है ना। तो उस टाइम पे एक बहुत ही ऐसा स्ट्रॉन्ग मतलब स्पेकुलेशन था कि सिंस ये रेट कट्स वगैरह हो गए हैं तो जो कार्ड रेट है उसका रेवेन्यू कम हो जाएगा, है ना। मतलब उस कंपनी में एडवर्टाइजमेंट आना कम हो जाएगा। सो दिस वाज अ कॉमन परसेप्शन। और एट द सेम टाइम वहाँ पे कुछ इंडस्ट्री के रिपोर्ट्स वगैरह भी आ गए थे जिसमें इसकी पूरे वैल्यूएशंस वगैरह के बारे में पूरी जो नेगेटिविटी फैला दी गई थी। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि हमें उन चीज़ों को देखना है, बट उसके बाद अगर हम जो बिजनेस है वो कैसे बढ़ रहा है उसके अंडरस्टैंडिंग रखेंगे तो एक बेटर हमको क्लैरिटी मिलेगी कैसे हमें चीज़ों को आगे देखना है। तो ये तो थोड़ा सा हो गया बात। अब मैं बात करता हूँ कि ये जो कंपनी है ये करता क्या है। तो हमने हमने अभी बात किया कि बिल्कुल ये तो बिल्कुल एडवर्टाइजमेंट मॉडल पे वर्क करता है। तो बेसिकली इनके तीन स्ट्रीम्स है। बेसिकली बिजनेस को आप 3 वर्टिकल्स में डिवाइड कीजिए। तो पहला जो वर्टिकल है वो आपका कार वाले एंड बाइक वाले हैं, जिसपे जो आपके ओईएम्स और जो डीलर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं वो आते हैं, अपना एडवर्टाइजमेंट देता है कि भाई हमारा ये नया कार आया है, दिस इज देयर स्पेसिफिकेशन, इतना कॉस्ट है, इस पे आइए। और कस्टमर्स आता है जिसको कार परचेस करने होते हैं, जैसे आप या मेरे जैसे लोग, वो आके उसको एडवर्टाइजमेंट देखेगा और उसके अकॉर्डिंगली अपना डिसीजन बनाएगा। तो ये वाला चीज है। अब इसी के साथ इनका जो इस वाला सेगमेंट होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये लोग क्या करते हैं, बैंक्स वगैरह का टाई अप भी करके रखते हैं। तो किसी को लोन्स वगैरह चाहिए तो वो सारी फैसिलिटीज मिलती है इनको, है ना। सो ये तो इनका ये वाला सेगमेंट है ना। तो इसको ये लोग बेसिकली अपना पूरा मार्केट प्लेस मॉडल कहते हैं। तो मार्केट प्लेस ही हुआ ना, एक तरफ से सेलर्स आ गया, एक तरफ से बायर्स आ गया। तो ये एक मार्केट प्लेस मॉडल है। अब इसमें आप देखेंगे ना तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या होता है इस तरह के बिजनेस को देखने के लिए, जब आपका जो प्लेटफॉर्म है वहां पे जो यूजर्स है उसका नंबर अगर बढ़ेगा तो दैट इज अगेन अ गुड साइन कि भाई बिजनेस अच्छा कर रहा है ना। नए नए यूजर्स आ रहे हैं तभी तो वो लोग आके और ज्यादा परचेज करेंगे। तो इनका जो आप देखेंगे ना पिछले कुछ क्वार्टर्स में वो अराउंड आप देखेंगे कि 4 करोड़ के आसपास कुछ इनका मंथली विजिटिंग यूजर्स था। तो अभी जैसे Q2 आया है ना, तो वहाँ पे उसमें काफी हमें तगड़ा जंप दिखा है। तो अभी Q2 अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे 85 मिलियन मतलब 8.5 करोड़ के आसपास आए हैं। और वन मोर इंटरेस्टिंग चीज है क्या कि इनका जो कस्टमर्स आते हैं ना, इनके जो यूजर्स आते हैं तो वो 95% ऑर्गेनिक आते हैं, ठीक है। सो ये भी हमें साइन करता है कि इनको एक तरह से बताता है कि इनको जो है ना कस्टमर एक्वायर करने के लिए कोई स्पेंडिंग नहीं करना पड़ता है। सो दिस इज अ थिंग। अब ये जो इस क्वार्टर में इतना ज्यादा तो बढ़ा है, इसका जो ड्राइवर्स क्या है, जो मेजर ड्राइवर्स है वो तो हमें पता ही है। एक तो आपकी जो जीएसटी कट्स थे, नवरात्रि वाली सेल्स थी, है ना। और साथ ही साथ आपका क्या है, ये जो ओईएम्स वगैरह है उनका जो पार्टिसिपेशन था, बिकॉज वो भी तो इस अपॉर्चुनिटी को यूज करना चाहेंगे ना कि उस केस में ये लोग आके और ज्यादा लिस्टिंग्स करेंगे, है ना। तो ये लिस्टिंग ज्यादा होगी तो ऑफकोर्स ज्यादा कार्ड रेट को और ज्यादा रेवेन्यू में आएगा कंट्रीब्यूशन। सो ये सारी चीज है। अब
कार ट्रेड यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या होता है, अब जैसे कंपनी क्या कहती है कि जो ट्रेंड को कैसे ये काउंटर करते हैं कि भाई मतलब इरिस्पेक्टिव ऑफ ऑटो सेक्टर में कैसा डिमांड है ना। जैसे कि मान लीजिए अगर डिमांड पॉजिटिव भी है, मतलब मान लीजिए ऑटो सेक्टर ग्रो भी कर रहा है, मान लीजिए सिंगल डिजिट में ग्रो कर रहा है, और या फिर ऑटो सेक्टर का स्लो डाउन है, वो नेगेटिव ग्रो कर रहा है, तो इस दोनों केसेस में जो कंपनी है इसके एग्नोस्टिक रिजल्ट देता है, ठीक है, जस्ट लाइक आनंद राठी। तो कंपनी कहता है कि इसके बावजूद भी हम, आप मेरे हमारे पिछले 4 या 5 साल का डेटा देखिए, उसमें हमने बेटर परफॉर्म किया है। सो जस्ट लेट मी शो यू दिस ऑल्सो। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे ना, तो इनका जो पिछले 4 या 5 साल का डेटा है, तो इनका जो कंज्यूमर ग्रुप है, जो इनका पहला मॉडल है जहाँ पे कार वाले एंड बाइक वाले होता है, उसका आप रेवेन्यू ग्रोथ देखिए, और जो ऑटो सेक्टर की वॉल्यूम ग्रोथ है, तो आपको क्लियरली दिख जाएगा कि जब वो -7% की ग्रोथ है, तो भी इनका जो कंज्यूमर ग्रुप है वो आपके 27% में ग्रो किया है, और जब पॉजिटिव है तो वो और ज्यादा ग्रो किया ही किया है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, और इवन जो FY 26 है, वहाँ पे भी जब आपके ऑटो सेक्टर में स्लो डाउन है, तो उसके बावजूद भी इनका जो कंज्यूमर ग्रुप है वो पॉजिटिव ग्रोथ दिया है। सो दिस इज अ थिंग जो हमें पहले से क्लियर होनी चाहिए, है ना। सो दिस वाज अ थिंग आई वांटेड टू टॉक अबाउट। और इसी से एक और रिलेटेड पॉइंट ये होता है, आप ये सोचिए कि कोई कंपनी है, ठीक है, कोई ओईएम मेकर है, तो वो इनके प्लेटफॉर्म पे क्यों आएगा, उसका एम क्या है, उसका एम तो अल्टीमेटली ये है ना कि वो कस्टमर लाके दे। तो जो कार वाले एंड बाइक वाले हैं, इससे जो इनका कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन होता है उन ओईएम के लिए सबसे लोएस्ट लो कॉस्ट पे होता है। सो अगेन उनके लिए काफी लुक्रेटिव होता है, इरिस्पेक्टिव ऑफ डिमांड कैसी है आपकी, है ना, ताकि वो इनके प्लेटफॉर्म पे आए और अपना एडवर्टाइजमेंट करे। सो दिस वाज अबाउट देयर जो इनका कंज्यूमर ग्रुप है। नाउ लेट्स गो टू रिमार्केटिंग बिजनेस। तो इनका जो रिमार्केटिंग बिजनेस है ना, वो बेसिकली है क्या। तो इन लोगों ने श्रीराम ऑटोमोबाइल को एक्वायर किया हुआ है, ठीक है। तो ये क्या होता है यहाँ पे, आप मान लीजिए कई सारे आप लोग आपके ऑटो फाइनेंसियर्स होते हैं, या फिर मान लीजिए किसी को बाहर से सेल वगैरह करना है, तो इनके इस प्लेटफॉर्म पे आता है, और यहाँ पे बेसिकली उन प्रोडक्ट्स की ऑप्शन होती है। सो दिस इज देयर रीमार्केटिंग बिजनेस। तो तो इस रीमार्केटिंग बिजनेस के वाया ये लोग सेल किसको करते हैं, जो रिटेलर्स वगैरह होते हैं ना, उनको सेल करते हैं ये लोग। अब ये जो पूरा इनका रीमार्केटिंग वाला बिजनेस है, इसमें आप देखेंगे ना, पिछले 1 या 1.5 साल से, जो कुछ क्वार्टर्स पहले की बात कर रहा हूँ, तो बहुत ही पूरे सेक्टर में स्लो डाउन था, ठीक है। तो उसी कारण जो इनका रीमार्केटिंग था वो बिल्कुल ही ठप पड़ा था, मतलब वहाँ पे कुछ ग्रोथ आ नहीं रही थी। बट लास्ट 3-4 क्वार्टर आप देखोगे ना, तो उसमें धीरे धीरे मोमेंटम पिकअप होना स्टार्ट हुआ है। वो मोमेंटम हमें कैसे दिखता है, जब इनकी जो पुरानी पीपीटीज है लास्ट वाले, उसमें आपको दिखेगा कि ये लोग अपने जो नंबर ऑफ लिस्टिंग्स है उसको दिखा देते हैं, एट द सेम टाइम जो कितना वॉल्यूम्स जो कार का सेल हुआ है इनका रीमार्केटिंग वाले बिजनेस से, उसको भी दिखा देते हैं। बट इस क्वार्टर से उसको इतना क्लियरली इन्होंने दिखाना बंद कर दिया है। हाँ, तो अब मैं आपको कुछ नंबर्स बताता हूँ इनके पिछले कुछ क्वार्टर कैसे कैसे नंबर्स रहे हैं। तो लास्ट ईयर का जो क्वार्टर 3, उसमें से 28% का ग्रोथ आया था इनके रीमार्केटिंग बिजनेस पे। क्वार्टर 4 में 12% का था, क्वार्टर 1 में 36% का ग्रोथ था, और इस क्वार्टर में 23% का ग्रोथ है। सिर्फ यही अच्छा नहीं है, इससे क्या होता है, सिंस ये पूरा एक टेक ड्रिवन बिजनेस है, तो इनको ऑपरेटिंग लेवरेज काफी अच्छा मिलता है। तो इनका जो एबिटा मार्जिन होता है ना, वो भी कंसिस्टेंटली बढ़ता है इस वाले बिजनेस में। तो जैसे इस क्वार्टर में आप देखेंगे ना, अराउंड 26% के ऊपर आसपास हो गया है। तो उससे भी हमें दिखता है कि कंपनी को कितना अच्छा है, फायदा होता है इन चीजों से, है ना। तो ये सारी चीजें, अब जैसे इस क्वार्टर में ये लोग बोलते हैं कि हमारा अराउंड 1.8 मिलियन लिस्टिंग हुआ है, जो कि अगेन नंबर समय बढ़ता हुआ ट्रेंड दिखा रहा है। और इस वाले बिजनेस में आप देखोगे ना, तो यहीं पे इंप्लॉय कॉस्ट जो है इनका, जो रिमार्केटिंग वाला बिजनेस है, इसमें हमें इस क्वार्टर में अराउंड 35% बढ़ता हुआ दिखा है, ठीक है। वो इसलिए दिखा है क्योंकि जनरली जो रिमार्केटिंग वाला इनको श्रीराम ऑटोमोबाइल वाला बिजनेस है, इसमें जनरली जो इंक्रीमेंट देते हैं ये लोग अपने एम्प्लॉइज को, वो पहले के केस में अक्टूबर में देते थे। अब इस वाले केस में उन्होंने क्या किया, उस इंक्रीमेंट को इन्होंने इस क्वार्टर में दे दिया है। तो इसीलिए उसको, उस नंबर को हमें पूरे ईयरली बेसिस पे देखना चाहिए, तो वहां पे वो हमें नॉर्मलाइज हो जाएगा। सो दिस वाज अबाउट देयर रीमार्केटिंग बिजनेस। अब हम लोग बात कर लेते हैं इनका जो ओएलएक्स वाला बिजनेस है, जो काफी इंटरेस्टिंग बिजनेस हो जाता है, क्योंकि इन्होंने ओएलएक्स को अक्वायर किया, है ना। अब इस वाले ओएलएक्स बिजनेस में क्या है, इसमें आप इंटरेस्टिंग चीज ये है, जो कार वाले एंड बाइक वाले हैं, वहां पे तो आपका 95% ऑर्गेनिक है। बट इन द केस ऑफ ओएलएक्स इट इज 100% ऑर्गेनिक, मतलब यहाँ पे पूरे जितने भी कस्टमर्स हैं इनके ऑर्गेनिक आते हैं, है ना। सो ये वाला बिजनेस है। अब ये वाला बिजनेस में धीरे धीरे इन्होंने काफी इसके ऊपर इन्होंने वर्क किया है, तो इसका इनको इम्पैक्ट दिख रहा है, ठीक है। पिछला 3 या 4 क्वार्टर देखोगे ना, तो इनका जो रेवेन्यू ग्रोथ है इसमें धीरे धीरे वो पिकअप कर रहा है। तो अगर मैं क्वार्टर 3 का बोलूँ, वो 16% था, क्वार्टर 4 में 12%, क्वार्टर 1 में अगेन 12% था, और इस क्वार्टर में 17% हुआ है, ठीक है। तो अब ये क्या होता है, आप मैंने बोला आपको कार वाले बाइक वाले में कितना इनका मंथली यूजर्स आता है। सिमिलरली जो आपके ओएलएक्स है, इस पर अराउंड 180 मिलियन ऑफ यूजर्स इनके पूरे ईयरली बेसिस पे आते हैं। सो क्या है ना, इनके पास एक तरह से एक जो यूजर्स का जो बेस है, तो एक यूनिक इनको पूरा बनाया जाता है। इस तरह और प्लेयर ऑफ कोर्स इंडिया में है नहीं, जिसके पास इतने ज्यादा नंबर्स ऑफ यूजर्स है। तो इसीलिए जो ये अगेन एक जो किसी को बाय या सेल कुछ करना पड़ता है, या फिर जो ओईएम्स हो गए, वो इनका प्लेटफॉर्म यूज करने के लिए काफी इंटरेस्टेड रहते हैं, है ना। सो दिस इज अ थिंग। अब ये चीज है। अब ये क्या ओएलएक्स है, क्या बेसिकली ओएलएक्स आपका एक यूज्ड प्रोडक्ट जो होता है उसका मार्केट प्लेस है ना।
तो इसमें मैं आपको दिखाता हूँ इनका जो मार्केट शेयर है कितना कितना है सब सेगमेंट्स में। तो अगर आप देखेंगे ना यहाँ पे, जो इनका बेसिकली रीप्रोडक्ट मतलब रीसेलिंग होती है चीज़ों की, तो अगर आप देखेंगे तो कार्स में इनका मार्केट शेयर अराउंड 63% है। सिमिलरली आप मोबाइल्स में देखिए 25% के आसपास मार्केट शेयर है, और ओवरऑल जो मार्केट शेयर है अराउंड 37% है। तो बेसिकली ये लोग इसी जो इनका जो पूरा जो प्लेटफॉर्म है इसको कोशिश कर रहे हैं मोनेटाइज करने की, ठीक है। तो अभी जो क्या होता है ना, जो भी यूजर्स है उनको अलाउड होता है कि आप इनके प्लेटफॉर्म पे आइए और जो लिस्टिंग करनी है वो फ्री ऑफ कॉस्ट कीजिए, ठीक है। बट दैट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर योर फर्स्ट लिस्टिंग, ठीक है। अगर आपको उसके बाद आपको और अगर नई लिस्टिंग करनी है ना, तो वहाँ पे आपको पैसे देने पड़ते हैं। जैसे आप देखते हो ना जिनका लॉजिस्ट भी, वो अपने प्लेटफॉर्म पे कुछ वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स देता है और उसके लिए मनी चार्ज करता है ना, सब्सक्रिप्शन साइड सॉर्ट ऑफ थिंग। तो थोड़ा थोड़ा उसी मॉडल में लोग जाना चाहते हैं, जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये लोग जो कर रहे हैं ना, अभी इन्होंने जो अपने एक्सिस्टिंग इनिशिएटिव्स है उसको मोनेटाइज करना स्टार्ट किया है। और साथ ही साथ इन्होंने अपने जो कुछ इनके जो नए इनिशिएटिव्स है जहाँ पे ये लोग एआई वगैरह का यूज कर रहे हैं, उस पर भी ज्यादा अपडेट दिया नहीं है, बट उसमें भी ये लोग बोल रहे हैं कि हमें काफी अच्छा ट्रैक्शन दिख रहा है वहाँ पे, है ना। और इसको काफी एक अच्छी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी की तरह से देखते हैं आने वाले 1-2 साल निकाल समय के लिए। सो अब इन्होंने कुछ एक और जो स्टार्ट किया ना एक न्यू इनिशिएटिव, उसको कहते हैं ये लोग इलीट बायर प्रोग्राम। तो मतलब जैसे मान लीजिए आप या मैं बायर है, ठीक है। तो अगर मुझे कुछ इनके किस तरह का उसका प्रेफरेंसेस है मेरा, मैं चाहता हूँ कि मुझे अच्छा प्रोडक्ट मिले, तो उस तरह के कुछ बायर प्रोग्राम्स है। अब आप इसके पूरे प्लेटफॉर्म को समझिए। तो इनका जो ओएलएक्स वाला प्लेटफॉर्म है, तो एक साइड आपके बायर्स हो गए, एक तरफ आपके सेलर्स हो गए। तो अगर आप देखेंगे ना, तो जो आपका बायर है, बायर्स का नंबर 3 टाइम्स ऑफ सेलर्स है। मतलब जो मैं या आप जैसे कस्टमर्स है, तो वो उसका नंबर 3 टाइम्स है। और जो सेलर्स है वो अगर सेलर्स 1 है तो बायर्स 3 है। तो अभी इन्होंने जो मोनेटाइज किया है वो अपने सेलर्स को मोनेटाइज किया है। तो मतलब उनसे अगर मान लीजिए वो कुछ और एक के बाद कुछ और लिस्टिंग करानी है, मान लीजिए मैं एक सेलर हूँ, मैं गया, मैंने एक कार के लिए लिस्टिंग किया। अब मान लीजिए 2-3 महीने बाद मुझे मन है कि मैं एक पंखा बेचूं या फिर एक एसी बेचूं, तो उसके लिए मुझे कुछ कॉस्ट पे करना पड़ेगा। तो ये वाली चीज अभी इन्होंने उस चीज को मोनेटाइज करना स्टार्ट किया है ना। तो आने वाले समय में ये लोग अपना जो इनके बायर्स हैं उसको भी मोनेटाइज करने की बात कर रहे हैं। तो इसीलिए वहां पे इन्होंने एलिट बायर प्रोग्राम अभी स्टार्ट किया है, इसी क्वार्टर से स्टार्ट किया है, बट इसको धीरे धीरे और ये लोग स्केल अप करेंगे। तो ये इनका एक कैसे कैसे मोनेटाइज कर रहे हैं। और इसके अलावा मैं आपको बताऊं, तो यहाँ पे ये लोग बेसिकली काफी अच्छा एक मैसिव अपॉर्चुनिटी की तरह से देख रहे हैं। सो ये बेसिकली क्या है ना, इनका जो मॉडल है, तो आप ऐसे समझिए कि अगर आपने क्वालिटी प्रोडक्ट दिया अपने कस्टमर को, तो कस्टमर आपके पास और आएगा, है ना। तो विद दैट थॉट प्रोसेस दे आर बेसिकली वर्किंग। अब इन्होंने यहाँ पे एक और नया चीज स्टार्ट किया है, न्यू ट्रस्ट वेरिफिकेशन प्रोग्राम। अब मान लीजिए आप एक कार खरीद रहे हो, ठीक है। तो अब तो उसमें कुछ मतलब इससे बिग इन्वेस्टमेंट 5 लाख 10 लाख जितने भी आप रीयूज कार कर दोगे, तो वहाँ पे आपको वेरिफिकेशन चाहिएगा ना कि वो जेन्युइन प्रोडक्ट है। तो इसीलिए तो वहाँ पे जो वेरिफिकेशन किसका होना चाहिए, तो बायर साइड का, बायर का भी होना चाहिए, और एट द सेम टाइम जो आपका सेलर है उसके लिए वेरीफाई करना पड़ेगा कि भाई जो परचेस कर रहा है वो भी सही इंसान है और जो सेल कर रहा है वो भी सही इंसान है। तो इसीलिए जो इनका न्यू ट्रस्ट वेरिफिकेशन प्रोग्राम है, इसमें अपने पूरे बोथ द बायर्स एज वेल एज सेलर्स उसको भी मोनेटाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। सो जिस तरह से लोग आगे बढ़ेंगे इसमें, और इसके अलावा बाकी जो इनके न्यू न्यू फीचर्स को ऐड कर रहे हैं, यूजर एक्सपीरियंस को अच्छा कर रहे हैं, है ना। और आपको बताता हूँ मैं, अब जो कन्वर्जन रेशियो है इनका उसको बेटर करने की बात कर रहे हैं, जो ट्रैफिक्स वगैरह होंगे उसको भी बेटर करने की बात कर रहे हैं, है ना। सो ये सारी चीज है। तो ये इनके ओएलएक्स वाले मॉडल के बारे में हो गया। अब मैं आपको कुछ और पॉइंट बताता हूँ इसी के ओएलएक्स से रिलेटेड। तो ये वाली चीज है, अभी तो हो गया अपना ये वाला चीज। सो अब मान लीजिए कोई यूजर है, ठीक है, उसको चाहिए कि भाई वो चाहता है कि उनका जो लिस्टिंग है वो कितने कस्टमर तक पहुंचेगा, है ना। जैसे मोर अबाउट रीच, है ना, कितने कस्टमर तक वो पहुंचे, है ना, कितने बायर्स तक वो पहुंचे। या फिर कोई चाहता है कि मेरा जो प्रोडक्ट है वो उससे मुझे गारंटेड सेल्स मिले, है ना। तो इस तरह के थॉट प्रोसेस हो सकते हैं। तो ये सारी चीजों के वाया वो लोग मोनेटाइज करने की कोशिश कर रहे हैं अपने इस वाले ओएलएक्स वाले बिजनेस को। तो दिस वाज इन अ ब्रीफ अबाउट जो इनका तीनों जो सेगमेंट है और उसमें कैसा मतलब किस तरह की परफॉर्मेंस चल रही है इनकी। अब हम लोग क्या करते हैं, इनके पीपीटी से गो थ्रू करते हैं, एक बार इनके नंबर्स वगैरह भी देख लेते हैं। सो जस्ट लेट मी सो सो अगर आप इनके नंबर्स देखोगे ना, तो नंबर्स तो काफी अच्छे आए हैं, ठीक है। बहुत और इंटरेस्टिंग चीज क्या है ना, इनका सिर्फ ऐसा नहीं है कि किसी एक बिजनेस से परफॉर्मेंस आया है, तीनों जैसे मैंने बोला आपको, रीमार्केटिंग, कंज्यूमर एज वेल एज ओएलएक्स से अच्छा परफॉर्मेंस आया है। तो अगर आप देखेंगे ना, तो इनका इस क्वार्टर में अराउंड 29% का टॉप लाइन ग्रोथ आया है, और आपके प्रॉफिट्स है वो तो आपके डबल हो गए हैं। तो वहां से भी हमें अच्छा दिखता है। और बाकी जो एबिटा मार्जिन है इनका, वो आपका 46% पे ग्रो किया है ना। मतलब एबिटा के नंबर आपके 46% पे ग्रो किया है। और जो कंज्यूमर ग्रुप है वहां पे आपके रेवेन्यू 37% पे ग्रो किया है। और जो एबिटा मार्जिन है वो काफी इंटरेस्टिंगली 40% पे ग्रो किया है। और सिमिलरली जो रीमार्केटिंग बिजनेस है उसमें भी आपको काफी अच्छा दिख रहा है, 23% का रेवेन्यू ग्रोथ दिखेगा। बट आपको यहाँ पे पैट पे उतना तगड़ा ऑपरेटिंग लिवरेज नहीं दिखेगा, मैं बताता हूँ उसका कारण।
और जो OLX वाला बिजनेस है वहाँ पे भी आपको 17% का टॉप लाइन दिखेगा, बट जो आपके पैट ग्रोथ है वो आपको बहुत ज़्यादा दिखता है, मतलब 213% की पैट ग्रोथ दिखती है। और अगेन वहाँ पे भी आपको जो EBITDA मार्जिन है वहाँ पे काफ़ी अच्छा एक्सपेंशन दिखता है। सो हाँ, ये चीज़ है। और बाकी तो इनके पूरे 8.5 मंथली मिलियंस यूजर है। अब ये अगर मैं आपको बताऊँ तो अराउंड जो 5 करोड़ होता है ना वो आपके कार वाले एंड बाइक वाले से आते हैं, और अराउंड 3 करोड़ जो होता है वो आपके OLX वाले बिजनेस से आते हैं। तो एंड दे आर सेइंग कि 95% आपके जो ऑर्गेनिक मतलब विजिटर्स होते हैं, तो दैट आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। और बाकी जो इनका एडजस्टेड EBITDA नंबर है वो बेसिकली कैश फ्लो का रिप्रेजेंटेशन होता है। बट अगेन इस कंपनी के पास तो ऑलरेडी काफी सारा कैश है, क्योंकि ये कंपनी कोई इनका ज़्यादा कुछ इन्वेस्टमेंट होता नहीं है टेक वगैरह में, सिर्फ एम्प्लॉय कॉस्ट होते हैं, और बाकी तो ये डेप्टी कंपनी है ही। सो ये इनके पूरे कंसोलिडेटेड नंबर्स हो गया। तो टॉप लाइन में हमें दिख रहा है कि 29% का ग्रोथ है। और सिंस जो आपके एक्सपेंसेस है, एम्प्लॉय कॉस्ट, मार्केटिंग या अदर एक्सपेंस, वहाँ पे उतना हमें स्ट्रॉन्ग इंक्रीमेंट दिखता नहीं है। तो दैट्स व्हाई वी कैन सी द इंक्रीज इन EBITDA मार्जिन नंबर्स, क्योंकि जो ज़्यादा ज़्यादा नंबर ऑफ रेवेन्यू है वो पूरा फ्लो होकर आपके EBITDA पे आया है, और उसी कारण हमें जो इनका पैट है वो काफी सिग्निफिकेंट 109% पे ग्रो करता हुआ दिखता है ना। सो यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, जो अदर इनकम अगर आप देखेंगे वो आपको 59% बढ़ता हुआ दिखेगा। तो ये क्यों बढ़ा है? इसका बढ़ने का कोई कारण नहीं है, सिंपली जो इनके ट्रेजरी के इनकम्स होते हैं ना, तो उसका थोड़ा सा कंपोनेंट है। सो उसके कारण वो इनकी जो अदर इनकम है वो बढ़ी है यहाँ पे। सो दिस वाज अबाउट इनका जो कंसोलिडेटेड नंबर्स। अब हम लोग चलते हैं इंडिविजुअली इनके नंबर्स पे। तो अगर मैं इनका कंज्यूमर ग्रुप के बारे में बात करूँ तो अगेन आपका देखेंगे तो 37% तो इनका टॉप लाइन ग्रो किया है, और सिंस आपकी एम्प्लॉय कॉस्ट वगैरह पे कंट्रोल है, तो इनका जो ये वाला सेगमेंट है आपका कंज्यूमर वाला सेगमेंट, वहाँ पे EBITDA माइनस के आपका 40% का जंप मिला है। ठीक है, तो पहले इनसे एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन किया जाता था कि अभी तो आपके EBITDA मार्जिन देखिए आपके अराउंड 20 से 25% के बीच में है। पिछले कुछ क्वार्टर्स में आप देखोगे ना, तो इनके EBITDA मार्जिन उसी के आसपास रहते थे ना, 25, 27, कभी 24 हो गया। तो इस क्वार्टर में इतना ज्यादा जंप दिखा है। तो पीपल हैड अ क्वेश्चन कि भाई आपके बिजनेस में तो ऑपरेटिंग लेवरेज तो है, तो क्या वो कभी 40% टच करेगा? तो इस क्वार्टर में हमें दिख रहा है कि ये 40% तक टच कर चुका है। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि क्या इससे ऊपर जा सकता है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे अभी। तो अब हम लोग चलते हैं पहले इनके बाकी जो रेवेन्यू बाकी बिजनेस की तरफ है ना। सो ये तो इनका कंज्यूमर ग्रुप का बिजनेस है, तो अगर हमको पैट में भी दिखता है काफी सिग्निफिकेंट जंप है ड्यू टू द सेम रीजन। और जो रीमार्केटिंग बिजनेस है, यहाँ पे अगेन नंबर्स तो हमें दिख रहा है, बट यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ एम्प्लॉय कॉस्ट जो है, ये देख लीजिए आप 35% से बढ़ा है। इसका कारण मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि जो इनका जो इंक्रीमेंट होता है वो इन्होंने इस क्वार्टर में कर लिया है, तो इसलिए वो ईयरली बेस पे वो नॉर्मलाइज हो जाएगा। So that's why you cannot see a very huge amount of operating leverage in this remarketing business. But again, this business is also doing good, consistent performance आ रहा है इस बिजनेस में भी। और अगर आप इनका OLX वाला बिजनेस देखोगे तो ऑल्दो जो रेवेन्यू का नंबर आपको कम दिखेगा, बट ये बिजनेस अभी धीरे धीरे बढ़ रहा है, स्केल अप हो रहा है। ठीक है, और पिछले क्वार्टर से इसमें काफी कंसिस्टेंट नंबर्स आ रहे हैं और धीरे धीरे बढ़ ही रहा है नंबर। और अगेन आपको EBITDA भी काफी स्ट्रॉन्ग नंबर्स का इंक्रीमेंट दिखता है, मतलब बोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर एज वेल एज आपके ईयर ऑन ईयर है। मतलब 18% से आपका 30% पे हो गया है। उसी कारण जो आपका पैट है ना वो आपका 213% ग्रो किया है। सो ये सारी चीज है, और बाकी तो इनके नंबर्स हो गए। सो ये आपको बेसिकली इनके पूरे नंबर्स के बारे में मालूम चल गया। तो यहाँ से इतना तो क्लियर हो गया कि इनके नंबर्स काफी अच्छे हैं ना, और काफी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है। अब मुझे कुछ और इंपॉर्टेंट चीजों में बात करनी है। सो कैश फ्लो के बारे में तो मैंने आपसे बात कर लिया कि कंपनी का कैश फ्लो पॉजिटिव है और इनके कुछ डेब्ट्स वगैरह नहीं है। तो इतने सारे कैश का करेंगे क्या ये लोग, है ना? तो कंपनी कहता है कि दे आर लुकिंग फॉर सम स्ट्रेटेजिक एक्विजिशंस, है ना? अगर इनको कुछ अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा तब वो लोग उसको एक्वायर कर सकते हैं। अदरवाइज आगे जाके जैसे टिप्स म्यूजिक आपका बहुत सारा डिविडेंड में पैसे दे देता है, तो कंपनी कहता है कि वो हम दैट वी कैन डिस्ट्रीब्यूट टू आपके जो इन्वेस्टर्स हैं, शेयर होल्डर्स है, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सो दिस वाज अ थिंग। अब अगर मैं थोड़ा सा इनका ROE प्रोफाइल वगैरह के बारे में बात करूँ, ठीक है, तो जैसे अभी आप इनका बिजनेस देखते हो ना, तो कंपनी कहता है कि आने वाले समय में हमको अपना ROE बढ़ता हुआ दिखता है ना। और अगर आप लास्ट जो भी इनका पैट है उसको भी लेके आप एनालाइज बेसिस पे निकालोगे ना, तो इस साल इनका ROE आई थिंक डबल हो गया है। तो वो भी हमें काफी इंटरेस्टिंग चीज दिख रहा है। तो कंपनी क्या है, डायरेक्शनली एक अच्छे पॉजिटिव ट्रेजेक्टरी की तरफ ही जा रहा है। सो दिस वाज अ थिंग। अब मैं आपसे एक जो बहुत बड़ा इशू रहता है तो उसके बारे में बात करता हूँ, ठीक है। दो चीजों के बारे में बात करूंगा। एक तो पहले AI वगैरह का जो बात है, कि बीच में ऐसा भी न्यूज आया था कि क्या हो रहा है ना, सिंस जो आपके भी चैट जीपीटी वगैरह आ गए हैं, तो जो यूजर्स है वो जाके सीधे आपके चैट जीपीटी में ही सर्च कर ले रहा है। ठीक है, तो उससे क्या ये तो दिक्कत नहीं है कि भाई लोग कार वाले या जो बाइक वाले हैं उस प्लेटफॉर्म पे ना जाके सीधे चैट जीपीटी में ही सर्च कर ले। नाउ इस चीज को कंपनी ने एक्चुअली एक प्रेस रिलीज के बाद क्लैरिफाई भी किया था कि सिंस जो चैट जीपीटी में आता है ना, आपका जो साइटेशंस लिखी रहती है बगल में, वो अगेन दैट मीन्स कि वो सारा लिंक्ड है आपके कार एंड बाइक वाले प्लेटफॉर्म से ही। तो कहने का मतलब ये है कि वो जो AI भी जो मॉडल है, जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स होते हैं, वो भी आपके कार वाले एंड बाइक वाले से डेटा उठा रहा है ना। तो ये वाला चीज है।
और कंपनी एक और चीज कहता है कि एक और क्वेश्चन लोगों के मन में आता है कि कई सारे जो वेबसाइट्स वगैरह होते हैं वो चैटजीपीटी को खुद ही अपने में इंटीग्रेट कर लेते हैं और एक तरह से कॉपी वर्जन बना रहे हैं इनके प्लेटफॉर्म का, है ना। तो कंपनी कहती है कि वो जो वेबसाइट्स वगैरह भी है वो भी एक तरह से डेटा हमसे ही लेते हैं। सिर्फ आप ये सोचिए ना, इस कंपनी के पास इतने सारे यूनिक विजिटर्स हैं, है ना, और एक वेल एस्टेब्लिश नेम है, तो डेटा तो इनके पास है ही। हाँ, तो जितने भी ये चैट जीपीटी ले रहा है आपके पास, आपसे ले रहा है, या फिर कोई और वेबसाइट भी ले रही है, तो अगेन दे आर इन अ वे सोर्सिंग द डेटा फ्रॉम देयर प्लेटफॉर्म ओनली। सो दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन। और इसके अलावा अगर मैं बोलूँ, एक और क्वेश्चन लोगों के मन में आता है कि भाई ये जो चीज़ है कि ये क्या कंपनी, जो आपकी कार्टेड कंपनी है, क्या आगे वाले समय में अपना डेटा को चैट जीपीटी या फिर जो एलएलएम्स होते हैं उनको सेल करने की बात कर रहा है कि नहीं सोच रहा है कि नहीं सोच रहा है। तो कंपनी इज सेइंग कि अभी तो हम लोग ऐसा नहीं सोच रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप देखेंगे ना, जो गूगल का जो पूरा सर्च इंजन जो है उनका, उसमें जो यूजर्स इंटरेक्ट करते हैं उससे इंडिया में, वो अराउंड 800 मिलियन यूजर्स है। और वही अगर आप चैट जीपीटी में जाओगे ना, वो अराउंड आपका 20 मिलियन के आसपास है। तो अगेन देयर इज अ ह्यूज गैप। मतलब चैट जीपीटी को बहुत इंडिया में पेनिट्रेट करने के लिए काफी ज्यादा, मतलब देयर इज अ ह्यूज गैप इट हैज टू वर्क अपॉन। सो वो कंपनी कहती है हम लोग आगे जाके देखेंगे। इसी में रिलेटेड एक और पॉइंट होता है। आप ये सोचिए कि जो भी डेटा चैट जीपीटी यूज कर रहा है, फिर कोई और एलएलएम्स यूज कर रहा है, परप्लेक्सिटी हो गया, फिर कोपायलट हो गया, ये लोग जो यूज कर रहा है, ये कौन सा डेटा यूज करता है? ये तो वो डेटा यूज करते हैं ना जो पब्लिक डोमेन में फ्रीली अवेलेबल है। क्या ये प्लेटफॉर्म्स वो डेटा यूज कर सकते हैं जो कार्ट्रेड या फिर फॉर द सेक एनी अदर कंपनी जो अपने फ्रंट एंड के पीछे रखा हुआ है डेटा, उसको तो ले नहीं सकता है ना। सो द कंपनी इज सेइंग कि जो इनके पास एक रिच सोर्स ऑफ डेटा होता है इतने सारे पब्लिक का, वो डेटा तो इनके पास पड़ा होता है, एंड दे आर यूजिंग दैट डेटा उसको अपने कंपनी को बेटर बनाने के लिए, एज वेल एज जो यूजर का एक्सपीरियंस होता है उसको बेटर बनाने के लिए यूज करते हैं, है ना। सो दैट अगेन डिस्टेंस देमसेल्फ फ्रॉम दिस एआई थिंग जो कि इतना टॉक अबाउट है ना। और अल्टीमेटली सारा जो चैट जीपीटी वगैरह डेटा यूज कर रहा है वो तो इन्हीं से यूज करता है। एक और इसी से रिलेटेड पॉइंट है। आप ये सोचिए कि जैसे कंपनी कहता है कि आपको एक कार परचेस करना है 10-20 लाख का, ठीक है। सो तो आपने चैट जीपीटी को तो यूज कर लिया, बट क्या आप उस पर रिलाई करोगे? उसके बाद आपको जाके उसको डिटेलिंग में जाना पड़ता है कि कैसे मॉडल्स हैं, आपको आके उसको पूरा वेरीफाई करना पड़ता है। और सिर्फ वही नहीं, साथ में आपको कुछ बैंक्स वगैरह की रिक्वायरमेंट होती है, लोन्स वगैरह कैसे लेंगे ना, बाकी आप कंपेरेटिव एनालिसिस करते हो। तो ये सारी चीजों के लिए जो कस्टमर है उसको जाके इनके प्लेटफॉर्म पे आना ही पड़ता है। सो बेसिकली दिस इज हाउ द कंपनी इज सेइंग कि इस तरह से हमें बल्कि उससे लॉस नहीं है, रादर आप ये सोचिए जब चैट जीपीटी इनके ही वेबसाइट्स को साइटेशन देगा, तो एक तरह से यूजर को तो और मालूम चलेगा ना, जो नया यूजर है जिसको पता नहीं है, वो तो जाके और उनके वेबसाइट्स को देखेगा। तो एक तरह से दे आर सेइंग कि इस एआई वगैरह से रादर देन डिक्रीजिंग द ट्रैफिक, इनके वेबसाइट्स पे ट्रैफिक बढ़ा ही है। सो अगेन काफी अच्छे से इन्होंने एक्सप्लेन किया। सो ये चीज है। अब इसके अलावा मैं कंपटीशन की बात करता हूँ, ठीक है। तो क्लियर हमें दिखता है किसी इसके प्लेटफॉर्म पे 180 मिलियन यूजर्स आपके ओएलएक्स पे आते हैं, और बाकी 40-50 के ऊपर जो अभी तो इस क्वार्टर में 85 मिलियंस आया है जो कार वाले बाइक वाले से आते हैं। तो अगेन सिंस इतना ज्यादा इनके पास ऑलरेडी कस्टमर बेस है, तो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि इनको कंपटीशन पर फेस होगा नहीं। सो अगेन ये वही कहते हैं कि अभी जो कार वाले एंड बाइक वाले प्लेटफॉर्म है, जो ना कंज्यूमर वाला प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे 85% इनकी न्यू कार होती है और 15% इनका ओल्ड कार वाली चीज है। तो उसमें कोई एक कॉम्पिटिटर है, बट अगेन उतना बड़ा है नहीं वो कि इनसे कम्पीट कर सके। सो दिस वाज देयर फर्स्ट सेगमेंट। अब जो श्रीराम ऑटोमॉल वाला चीज है, तो वहां पे उतना इनको कुछ खास मतलब कंपटीशन दिखता नहीं है। तो ये वाली चीज है। अब अगर मैं ओएलएक्स वाला बात करूँ तो अगेन वहां तो 100% कस्टमर इनके ऑर्गेनिक आते हैं, और साथ ही साथ जो इनका ये है, मतलब वैसा कोई प्लेटफॉर्म इंडिया में है नहीं, तो वहां से भी कंपटीशन दिखता नहीं है इनको। और एक और जो इनका स्पिनी वाला चीज है ना, जो बेसिकली एक एसेट हैवी मॉडल है, उसके बारे में भी होता है कि क्या उससे कंपटीशन है। मतलब तो कंपनी पहले भी क्वार्टर में कंपनी ने एक्सप्लेन किया है और इस क्वार्टर में भी एक्सप्लेन किया है कि वो कंपटीशन ना हो, कि रादर देन एक अलायंस टाइप का है। मतलब क्या, जो स्पिनी है वो क्या करता है, कार्स को परचेस करता है, तो परचेस करने भी कार वाले के पास आता है। तो ये कार वाले के पास आया, वहां से बल्क में कार्स वगैरह परचेस की, अपनी इन्वेंट्री बनाया, और उसको जाके सेल किया। और सेल कहाँ करता है? सेल भी अगेन कार वाले कार्टरेट के प्लेटफॉर्म पे ही करता है। सो एक तरह से एक अलायंस रादर देन कॉम्पिटिशन। और उससे भी ऊपर बात यह है कि स्पिनी जो है वो एक एसेट हैवी मॉडल है, और जिनका कार्टरेट है वो एक एसेट लाइट मॉडल है। तो वहां पे भी कॉम्पिटिशन की बात नहीं होती है इनकी, है ना। तो ये चीज है। तो आई हैव टू डिस्कस टू थ्री मोर थिंग्स। तो सबसे पहला आप देखेंगे ना, ओवरऑल जो इस पूरे कार ट्रेड के प्लेटफॉर्म का जो ड्राइवर्स है, उसके कुछ मैं आपको पॉइंट्स देना चाहता हूँ। तो अगेन आपको क्लियर करेगा जब ये जो होता है ना पूरा डिमांड और कैसे कार ट्रेड पे एडवर्टाइजमेंट होगा, उस चीज में आपको और क्लैरिटी मिलेगी। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि इंडिया में जो ऑटो मार्केट है अभी, वो अभी भी काफी डीपली पेनिट्रेट नहीं हुआ है। एंड विद द एडवेंट ऑफ इंटरनेट और जो एआई का यूसेज बढ़ रहा है, और जो आपके डिजिटल मार्केटिंग में चल रहा है ना, और आगे जाके जो कंपनीज भी है, सिंस उनको सबसे लोएस्ट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होता है, तो अगेन इस तरह के प्लेटफॉर्म्स बढ़ेंगे। तो है ना, कंपनी कहती है कि हम जो डिजिटल मार्केटिंग होगी, एक तो उसमें कंपनी का एडवर्टाइजमेंट बढ़ रहा है,
और उसके अंदर भी जो डिजिटल मार्केटिंग होगी तो वहां पे भी कंपनी अपने प्रोडक्ट की जो एक्सपीरियंस होती है उसको बेटर करके उस मार्केट को भी कैप्चर करने की बात करता है। सो ये चीज है कंपनी का, है ना। और बाकी जो जो टोटल एड्रेसेबल मार्केट है, जो आपके यूज्ड व्हीकल्स का मार्केट है, वो भी बढ़ रहा है। सो ये चीज हो गई। सो दिस इज द कंपनी व्हाट दे आर ट्राइंग टू से। अब इसके अलावा मैं कंपनी की सीजनलिटी की बात करता हूँ, ठीक है। तो जनरली आप देखेंगे ना, जो क्वार्टर वन होता है इस कार्टेड के लिए सबसे सीजनली वीक क्वार्टर होता है, क्वार्टर टू उससे बेटर होता है। और जो H2 होता है वो आपका हैवी क्वार्टर्स होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर फेस्टिव एंड वेडिंग सीजन आ जाता है तो ये है। तो अभी तो जैसे क्वार्टर वन में इनका H1 में काफी अच्छा बिजनेस आया है, तो देर इज हाई प्रोबेबिलिटी की जो क्वार्टर जो आने वाले समय है मतलब H2 है वहां पे और बिजनेस की परफॉर्मेंस मोमेंटम चलता ही रहे, है ना। तो अब मैं आपको इन गाइडेंस के बारे में एक तरह से डिस्कस कर लेते हैं ना। तो उसके पहले भी उसी से रिलेटेड एक और पॉइंट। तो जैसे आप देखेंगे ना, जो क्वार्टर टू का जो रिजल्ट आया है तो देर इज अ परसेप्शन ऐसा हो सकता है कि क्या इनका जो रिजल्ट है ड्यू टू ये जीएसटी कट्स वगैरह हुए हैं इसके कारण इम्पैक्ट है। तो कंपनी सेइंग कि तो फेस्टिव सीजन था वो तो बस 9 दिन के लिए आया ना, एंड जून जुलाई वो तो मंथ ऐसे ही रहे, तो अगेन वो उसका इम्पैक्ट नहीं है, रादर इट इज एन ऑर्गेनिक वे। तो इसी से रिलेटेड और पॉइंट है। अब गाइडेंस वाले पार्ट में चलते हैं। तो कंपनी ऐसे तो गाइडेंस देता नहीं है, ठीक है। तो बट जिस तरह का इनका पहले ग्रोथ आ रहा था, कंपनी इनडायरेक्ट वे में एक तरह से कही देता है कि हम 20 से 22% का तो बेयर मिनिमम है और उससे उसको आउट परफॉर्म करेंगे। सो दिस इज एक छुपे हुए शब्दों में कहा गया है, ये कंपनी ऐसा कहता नहीं है। सो दिस इज माई इंटरप्रिटेशन बेस्ड ऑन व्हाट द कमेंट्री हैज बीन फ्रॉम द कंपनी साइड। सो ये चीज है। और तो कंपनी ये इसके लिए काम कर रहा है। और ये कैसे करेगा, तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि मंथली यूजर्स हैं इनके, वहाँ पे एआई वगैरह का यूज कर रहे हैं ओएलएक्स वाले में, और वहाँ पे कैसे उसको मोनेटाइज करने की बात हो रही है। रीमार्केटिंग में इनका अच्छा मोमेंटम दिख ही रहा है। और जो इनका कंज्यूमर बिजनेस है वहाँ पे भी हमको काफी अच्छा मोमेंटम दिख रहा है। एंड H2 वाला जो है बिजनेस है वहाँ पे अच्छा रहेगा ही रहेगा। और ये जो इन्होंने गाइडेंस जो इनडायरेक्टली कहते हैं ना, वो ऐसा नहीं है एक दो क्वार्टर्स के लिए कर रहे हैं, ये आने वाले कुछ सालों के लिए कर रहे हैं। तो अगेन वो हमें देखना पड़ेगा कंपनी को ट्रैक करते हुए किस तरह से रहता है। अब मैं इनके मार्जिन प्रोफाइल के बारे में बात करता हूँ। तो जैसे कंज्यूमर बिजनेस है, मैंने बोला आपको कि 40% इस क्वार्टर में आया है, ठीक है। और ओवरऑल पूरे बिजनेस सेगमेंट में भी इनके मार्जिन प्रोफाइल काफी अच्छे आए हैं। सो क्या देर इज अ लिमिट कि इनके मार्जिन प्रोफाइल आए? और जब मान लीजिए किसी बिजनेस का बहुत ज्यादा मार्जिन आता है तो देर कुड बी क्वेश्चन ना कि जो ओईएम है आपका, सिंस उन्हीं से इनको पूरा एडवर्टाइजमेंट आ रहा है, तो क्या वो लोग ऐसा बोल सकते हैं कि हमें भी मार्जिन शेयर कीजिए हमें, तो क्या आपको इतना अच्छा मार्जिन मिल रहा है। बट जो ओईएम है उनका एम तो वो है ना कि हमें अपना प्रोडक्ट को सेल करना है, अपने व्हीकल को सेल करना है। तो वो तो ये लोग ऑलरेडी लोएस्ट कॉस्ट पे उनको सेल करने में दे रहे हैं, मतलब लोएस्ट कॉस्ट पे कस्टमर एक्वायर कर रहा है, जिसके कारण वो लोग व्हीकल्स को सेल कर पाते हैं। तो कंपनी कहती है उनका बिजनेस हमारे से रिलेटेड नहीं है। और एट द सेम टाइम सिंस कंपनी के जो ये जो कॉस्ट वगैरह है ना, जो आपके ये एम्प्लॉय कॉस्ट हो गया, टेक पे कॉस्ट हो गया, ये उतना रैपिडली इंक्रीज नहीं होगा। और इवन इन द केस ऑफ ओएलएक्स जहाँ पे ये लोग बहुत सारी नई चीजें ट्राई कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी ये लोग कहते हैं हमारे एम्प्लॉय कॉस्ट या तो अदर कॉस्ट है वो भी, इस पर भी पूरा कंट्रोल है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि जो इनके फिक्स्ड कॉस्ट है वहाँ पे पूरा कंट्रोल है। तो देर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि इनका जो मार्जिन है यहाँ से भी काफी हमें बढ़ता हुआ दिखेगा, है ना। कुछ एनालिस्ट लोगों ने तो ये भी कहा था कि आने वाले समय में क्या हमें वो मार्जिन 50% के आसपास या 55% के आसपास जाता हुआ दिखता है। तो कंपनी ने ऐसी इनडायरेक्ट वे में कहा था कि वी डोंट सी अ पॉसिबिलिटी कि वो क्यों नहीं जाएगा, है ना। इन्होंने कोई गाइडेंस नहीं दिया, बट अगेन देर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि जैसे 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 इनका रेवेन्यू और बढ़ेगा हमें मार्जिन के नंबर और बढ़ते हुए दिखेंगे। सो दैट इज अगेन वेरी गुड गाइडेंस। सो ये सारी चीज है। सो बाकी सारी चीजें तो मैंने डिस्कस कर ली। सो अगेन काफी अच्छा नंबर था इस कंपनी का। तो और इस कंपनी के इश्यूज क्या रह सकते हैं, अगेन मान लीजिए कि मंथली कस्टमर का जो इनका आते हैं इनके प्लेटफॉर्म पे वो ऐसे नहीं आया है ना, उनके नंबर्स में कमी आती है। तो वो थोड़ा सा इशू हो सकता है। और बाकी अगर मान लीजिए ओएम्स वगैरह ने एडवर्टाइजमेंट करना कम कर दिया तो वहाँ पे इशू हो सकता है ना। तो ये अनसर्टेनिटी रहेगी। बट अगेन जैसे कंपनी कहती है कि सारे ऑर्गेनिक वे में आते हैं कस्टमर्स, और जो ओईएम्स है वो भी आपका डिजिटल मार्केटिंग पे ही फोकस कर रहा है, डिजिटल एडवर्टाइजमेंट पे फोकस कर रहा है। तो वहां से भी इनको दिख ही रहा है रेवेन्यू ग्रोथ, है ना। सो ये सारी चीज है। वेरी गुड कंपनी और काफी अच्छे नंबर्स आए थे। वी विल कीप ऑन ट्रैकिंग द कंपनी। सो थैंक यू वेरी मच। आई होप आई हैव एक्सप्लेन ऑल द पॉइंट्स। बाय।